गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल का मतलब होता है दोहरापन, दोगलापन जिसको हम बोलते हैं, कि जो लाइट रे है उसका मैटर और रेडिएशंस दोनों की फॉर्म होती है, ड्यूल नेचर होता है। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस यूनिट नंबर 7 में। तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस यूनिट नंबर 7 की जो आज इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, कि जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैसे बाहर निकलेंगे या कैसे वो मोशन करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि जो भी मेटल है उन सभी मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस के आउटर सेल के अंदर मूव करते हैं। किसके अंदर मूव करते हैं? आउटर सेल के अंदर मूव करते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्लियर? तो अब क्या होते हैं ये? जैसे बच्चों ये बोर्ड है, यहां पर इसको आप मेटल मान लीजिए, ठीक है। ये एक मेटल का क्या है? सरफेस। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो इस आउटर सेल के ऊपर मूव करते हैं, फ्रीली बाउंडेड होते, फ्रीली होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं इजीली। क्लियर? लेकिन क्या होता है कि वो इस मेटल से बाहर नहीं निकलते, इस मेटल से बाहर नहीं निकलते, इस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? तो उसके लिए क्या है कि बच्चों, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री तो हैं, लेकिन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय द पोटेंशियल बैरियर। वो किससे बंधे हुए होते हैं? पोटेंशियल बैरियर से बंधे हुए होते हैं। अब क्या होता है पोटेंशियल बैरियर? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है बाहर निकलना चाहेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो उसकी जगह पर पॉजिटिवली चार्ज है वो अपीयर हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाता है? अपीयर। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। क्लियर हो गया? तो यानी वो इलेक्ट्रॉन चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकते, उनके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। उस पोटेंशियल बैरियर को अब आपने दिमाग में रखना है एक बात, जो एक सिंगल पॉइंट्स में मैं आपको समझा देता हूं, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए हैं एक अट्रैक्शन फोर्स से। क्लियर? वैसे तो वो फ्री हैं, लेकिन एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए हैं। तो उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लेंगे, एमिट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और उस एनर्जी को, उस एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बच्चों हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। क्लियर? तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉनों को वो बाहर नहीं निकलते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक रिक्वायर्ड होती है, एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हम देंगे तो उस एनर्जी से पोटेंशियल बैरियर को तोड़ा जा सकता है, और उस पोटेंशियल बैरियर को तोड़कर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे। तो वर्क फंक्शन होता है, जिसको बच्चों फाई नोट से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है? फाई नोट से। और ये वर्क फंक्शन सभी के लिए अलग अलग होता है। तो यहां पर हम इस वर्क फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is the minimum energy required
बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape from the metal surface so as to overcome the restraining force at the surface। क्लियर। तो ये वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, सो एज टू ओवरकम द रेस्ट्रेनिंग फोर्स एट द सरफेस, यानी जो सरफेस पर जो रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। बच्चों अब ध्यान देना है कि जो वर्क फंक्शन है वो अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्क फंक्शन, एक एनर्जी दी और वो सभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, नहीं। वो मेटल सरफेस की नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, सेम वर्क फंक्शन नहीं होता है। और जो वर्क फंक्शन है उसकी बच्चों SI जो यूनिट होती है, SI यूनिट वर्क फंक्शन की, वो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस EV का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो ये वर्क फंक्शन की क्या है बच्चों? SI यूनिट है। अब जैसे अलग अलग मेटल है, अलग अलग में आपके पास एल्युमिनियम है जिसका वर्क फंक्शन 4.28 होता है। इसी प्रकार जैसे कॉपर है जिसका वर्क फंक्शन है वो 4.65 होता है। क्लियर। तो जैसे ये दो एग्जांपल और भी बहुत सारे हैं, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग होता है। अब देखिए इस एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और कॉपर से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है? ज्यादा। इसका वर्क फंक्शन क्या है? कम। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी इमिट होंगे और जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो लेट होंगे। क्लियर। जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फ्रिक्शनल चार्ज पढ़ा था। कौन सा चार्ज पढ़ा था? फ्रिक्शनल चार्ज। ठीक है। जिसमें हमने ग्लास रोड को, ध्यान से समझना है, ग्लास रोड को रब किया था किसके साथ? सिल्क के साथ। किसके साथ? सिल्क के साथ। तो आपने देखा कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिल्क है, सिल्क के इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं, ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर गए हैं? सिल्क के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो यहां पर जब ग्लास रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी थी? बराबर। सिल्क में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? बराबर। जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको रब किया ग्लास रोड और सिल्क को, तो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर चले गए? सिल्क के अंदर चले गए। ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चले गए? सिल्क के अंदर। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की माइनॉरिटी हो गई, यहां इलेक्ट्रॉनों की मेजोरिटी हो गई। यहां प्रोटॉन मेजोरिटी में आ गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्या आ गया? नेगेटिव। अब बात आती है कि जो ग्लास रोड के ही इलेक्ट्रॉन सिल्क में क्यों गए, सिल्क के ग्लास रोड के अंदर क्यों नहीं गए? तो उसका यही कारण है बच्चों कि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है और सिल्क का वर्क फंक्शन ज्यादा है। जब हमने इसको रब किया तो यहां से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इन इलेक्ट्रॉनों को
जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको, यानी जो फोर्स था उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी मिल गई और ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, सिल्क के अंदर चले गए। तो ये डिपेंड करता है, यहां पर भी आपको वर्क फंक्शन के बारे में बताया गया था, यहां भी आपके पास ये वर्क फंक्शन फिर से निकल के आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आएंगे आगे। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द वर्क फंक्शन, जो कि एक मेन पार्ट था किसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने की बात आती है। तो इलेक्ट्रॉनों को एमिट करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी बच्चों, मेटल सरफेस को एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी किसकी फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी से दी गई है, या हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट से दी गई है, या हीट से दी गई है, या इलेक्ट्रिक फील्ड से दी गई है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हीट देके आपने इलेक्ट्रॉनों को एमिट किया है तो थर्मोनिक इमिशन हो जाएगा, अगर फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से दिया गया है तो फील्ड इमिशन हो जाएगा, और अगर आपने सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फॉल करके किया है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाएगा। तो सिर्फ, यानी हमारा कहने का मतलब है, मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनों को एमिट करना चाहते हैं तो वर्क फंक्शन जो है उसको ध्यान में रखकर उसे क्या दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी, और उससे ही इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से क्या होंगे, एमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहां पर इस यूनिट में हम बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इट इज द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इट इज फिनोमिनन टू इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जैसे ये मेटल है, इस मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने का एक फिनोमिनन, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। यानी जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है इसके ऊपर फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो दैट फिनोमिनन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक है इसका मतलब लाइट, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था थर्मोनिक इमिशन, जैसे मैं बता रहा था अलग अलग टाइप्स होती हैं, हमें क्या देनी है, मेटल सरफेस को एनर्जी देनी है। थर्मोनिक इमिशन जैसे आपसे पूछा जाए तो थर्मोनिक मतलब होता है हीट, तो हम एक मेटल सरफेस को क्या दें, हीट दें, और वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो, क्योंकि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी आल्सो। क्लियर? तो ये क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। तो मैंने कहा कि हम यहां पर जो मेनली डिस्कशन करेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों को एमिट करना फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय फॉलोइंग द सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब बात आती है यहां पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है भाई, ये एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहां पर आ गया। तो बच्चों जो ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है इसे हम बच्चों थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एक नया वर्ड और निकल के आता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कि मेटल सरफेस से निकालने, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक में, तो यहां पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं निकल कर सामने आते हैं जिनके बारे में मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब बच्चों आगे इस यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक की हमने डेफिनेशन डिस्कस की, सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे कि भैया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के अंदर चेंज करते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर चेंज करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल है उसके अंदर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटली स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए बच्चों एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड ग्राफ आएंगे जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपसे पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है। मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप है डिस्कस करूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटली स्टडी क्या है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी को समझने के लिए आइए हम शुरुआत करते हैं कि यहां पर हम एक गिलास जो है ट्यूब लेते हैं। एक गिलास ट्यूब है वो हम यहां पर लेते हैं। ये गिलास ट्यूब है जिसके अंदर एक कैथोड प्लेट है। क्या है? कैथोड प्लेट, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। दूसरी जो प्लेट है एक एनोड प्लेट है। इसके अंदर कौन सी प्लेट है? एनोड प्लेट। यहां पर आपके पास जो कैथोड प्लेट है इसको हम इमीटर भी बोलते हैं। ए जो है वो एक कलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेक्टर। ये जो C है एक फोटो सेंसिटिव मेटल है। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब क्या है कि जिसके ऊपर जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेंगे तो यहां से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होंगे। क्लियर? तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इसलिए इसको एमिटर बोला जाता है। और ए जो है वो क्या है? कलेक्टर कहलाता है। यहां पर इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक होल होता है जिसको हम एक विंडो भी बोल सकते हैं, जहां पर आपके पास जहां से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो इसके अंदर एंटर हो सके। यहां पर एक विंडो होती है जिसको हम W से डिनोट करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट सूटेबल वेवलेंथ की जो लाइट है वो इसमें से एंटर होगी और वो C प्लेट जो है इसके ऊपर क्या होगी? फॉल होगी। क्लियर? अब इसके बाद ये जो आपके पास कैथोड प्लेट है यहां पर ये एक पोटेंशियल से जुड़ी हुई होती है, यानी एक बैटरी से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार यहां पर एनोड है। इसके अंदर यहां पर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ होता है जो कि करंट को मेजर करता है। यहां पर इस माइक्रो एमीटर से यहां पर एक बैटरी लगी हुई होती है जो कि ए प्लेट है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ी हुई होती है। और यहां पर एक मैं रियोस्टेट लगा देता हूं, ठीक है। और यहां से ये जो है रियोस्टेट के साथ टच होता है। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसके से हम इस V की वैल्यू को यहां से चेंज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव है। क्लियर? यहां पर इसके वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहां पर हम एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं जो कि पैरेलल में लगता है, जो कि वोल्टेज को यहां से मेजर करेगा आपके। ये एक वोल्ट मीटर जो है वो ये लगा दिया। क्लियर? तो यहां पर हमने एक रियोस्टेट और पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव, जो पैरेलल है उसमें लगेगा आपके पास। तो ये पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दिया। ये आपके पास बैटरी है, पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव से, कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्ट की गई है इनिशियली। क्लियर? अब ये तो आपके पास बात हुई डायग्राम की। अब हम शुरुआत करते हैं कि जैसे ही हम यहां से एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है इसके ऊपर फॉल करेंगे कैथोड पर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होंगे। और वो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर वो किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। किसकी तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ। और वो कहां तक जाएंगे बच्चों? एनोड प्लेट तक जाएंगे। एनोड प्लेट की तरफ मूव करेंगे। एनोड की तरफ मूव करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। तो यहां पर जो हमारा ये जो माइक्रो एमीटर है ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। ये क्या बताएगा? यहां पर मैं लिख देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर फॉल की तो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर कहां तक जाएंगे? एनोड तक। और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्लियर? तो यहां से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट आया।
अब इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हम कुछ चेंजेस करें, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला, तो बच्चों हम पहला इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कि यहां से जो इंटेंसिटी जो आएगी सोर्स ऑफ लाइट से, उसकी इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी है उसको फिक्स कर दिया, और यहां से जो पोटेंशियल अप्लाई है उसको भी हम क्या कर देंगे, फिक्स, क्योंकि हमें इनका इफेक्ट नहीं देखना है, इनका इफेक्ट हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इनका क्या इफेक्ट पड़े नहीं देखना, तो इनको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। हम वेरी किसको करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। अब बच्चों यहां से जैसे ही हम I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नोट किया, फिर इंटेंसिटी को बढ़ाया, फिर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नोट किया। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां पर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से एक्सपेरिमेंटली जो स्टडी की गई वो क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर, यानी इसको हम उल्टा लिखते हैं बेटा। कैसे, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि यहां से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप डाल रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। क्लियर। एज वेल एज यहां पर आपके पास क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होंगे, ये भी देखा कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंटली देखा गया। हमने क्या किया, इन दोनों को हमने फिक्स के ऊपर किया है, फिक्स किया है, स्टडी इसलिए इस पर कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ा, और जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना है आपने कि यहां से सी से प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, वो भी क्या है, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस बात को यहां पर दिमाग में रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एमिट हो रहे हैं। क्लियर। वहां पर उनकी एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, एनर्जी नहीं हो रही है। क्लियर। इस बात का ध्यान रखना है इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। क्लियर। तो यहां पर जब हम इसका ग्राफिकल स्टडी करते हैं, ग्राफ देखते हैं बच्चों, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जब हम ग्राफ देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसके बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बच्चों ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेपर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जगह यहां पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट पर सेकंड का ग्राफ बनाइए इंटेंसिटी के साथ, वो भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये पहला इफेक्ट था इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट पर सेकंड होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। यानी जो ये ए प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, सी प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्यों जोड़ा था,
तो इसको क्यों जोड़ा गया या इसका क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहां से जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो बच्चों यहां पर इसको समझने के लिए इनिशियली हम क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर इस केस में भी फिक्स रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, फिक्स। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो भी हम शुरू में लेते हैं I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस बात को समझना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं कि इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में क्या किया अभी कि सी प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल से और ए प्लेट है वो पॉजिटिव पोटेंशियल से जोड़ी हुई है। यहां से हम I1 इंटेंसिटी की लाइट है वो फॉल करते हैं। क्लियर? तो हम क्या देखा एक्सपेरिमेंटली, क्या देखने को मिला कि जैसे ही हम यहां से पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं सी और ए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एक पोटेंशियल लिया, उस पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या किया, नोट किया। इसके बाद यहां से हमने पोटेंशियल को क्या किया, इंक्रीज किया। तो क्या होगा बच्चों, यहां से नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल, यानी इलेक्ट्रॉनों को ये टर्मिनल क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्लियर? ये इस ए को किससे जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये प्रोसेस है वो कैसा होगा, फास्टली होगा। जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल को, तो ये प्रोसेस क्या होगा, फास्टली होगा। तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज। ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी फिक्स है और स्टार्टिंग में I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली गई है। यहां से हम पोटेंशियल को और इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया। लेकिन हम इसके बाद और इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो यहां पर एक सैचुरेशन ऑफ करंट सामने निकल कर आता है कि सैचुरेशन ऑफ करंट है वो क्या है, मतलब फिक्स हो जाना, उसके बाद करंट के अंदर इंक्रीज नहीं होना। इंटेंसिटी वही I1 रहेगी, केवल हम यहां से क्या चेंज इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं। तो करंट है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब पोटेंशियल, उसके बाद आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब सी प्लेट से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, ए प्लेट के पास। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू द प्लेट ए, देन सैचुरेशन करंट कम्स इनटू प्ले। क्लियर? यहां से जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट हो रहे हैं वो सारे कहां पहुंच जाएंगे, ए के पास, तब सैचुरेशन ऑफ करंट आएगा। उसके बाद आप यहां से पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, करंट नहीं बढ़ेगा। क्लियर? दैट इज सैचुरेशन ऑफ करंट। तो यहां पर हम जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं अब, सैचुरेशन ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। सैचुरेशन करंट, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी उसे हम सैचुरेशन ऑफ करंट कहेंगे। क्लियर? तो ये कब होगा, सैचुरेशन ऑफ करंट कब आएगा, जब सी से फोटो इलेक्ट्रॉन सभी जो है वो ए के पास पहुंच जाएंगे, तब सैचुरेशन ऑफ करंट आएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम इसी में ही एक नेक्स्ट पॉइंट करके देखते हैं, क्या कि यहां से जो टर्मिनल्स हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिवर्स, मतलब उल्टा। तो रिवर्स कैसे होगा, इस ए को हम नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे कर देते हैं, रिवर्स, नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स कर दिया हमने इसको। तो रिवर्स करने से क्या होगा, रिवर्स करने पर वही बात है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को I1 फिक्स रखना है। क्लियर? तो यहां से स्टार्टिंग में ये पोटेंशियल कितना अप्लाई करना है, 0। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। बेटा ध्यान से सुनना है, अब मैंने पोलरिटी को रिवर्स किया है। आफ्टर दैट वी इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए।
विद रिस्पेक्ट टू सी। क्लियर। ए के नेगेटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज? क्योंकि हमने पोलरिटी रिवर्स कर दी, तो ये भी क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ए प्लेट भी क्या हो गई, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल, तो ये इलेक्ट्रॉन ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर। केवल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ही यहां ए प्लेट तक पहुंच पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। केवल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए प्लेट तक पहुंचेंगे, तो उसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। हम और नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज? क्योंकि यहां से नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया है, इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, तो ये और ज्यादा रिपेल करेगा, तो केवल एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ही यहां तक पहुंच पाएंगे। तो वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम बच जाएंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या आएगा, कम आएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, तो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। क्यों? क्योंकि ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे तो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, वो यहां ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, जीरो। तो दैट नेगेटिव पोटेंशियल, यहां से जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो गया है, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो अब हम इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है बच्चों, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नोट। यहां से जो नेगेटिव पोटेंशियल दिया है किसको, प्लेट ए को, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जहां पर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाए, जीरो बन जाए, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है बच्चों कट ऑफ पोटेंशियल। तो इस इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो हमने इसको पॉजिटिव से ही जोड़ा, इसको नेगेटिव से, फिर इसके बारे में डिस्कस किया जिससे सैचुरेशन ऑफ करंट आया I1 इंटेंसिटी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी फिक्स है अभी। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, यहां से पोटेंशियल को रिवर्स किया तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट देखा कि रिवर्स करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा और एक ऐसी नेगेटिव पोटेंशियल स्टेज आएगी जिस पर यह फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। अब बच्चों इसका ग्राफिकली स्टडी करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। ग्राफ जो है इस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसके लिए यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं। यहां पर आपके पास है बच्चों पोटेंशियल, इसको यहीं पे लिख देता हूं साफ साफ, पोटेंशियल है, इस एक्सिस का लॉन्ग क्या है, पोटेंशियल है, ये जीरो है, तो इधर पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, इधर पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, ध्यान रखना है। और ये जो एक्सिस है हमारे पास, ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्सिस किसके लिए है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यहां से अगर हम ओवरऑल बात करें क्या कि I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, कि I1 इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या देखा हमने और फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया, तो हमारे पास बच्चों इस प्रकार का ग्राफ है वो आएगा। ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नोट, और यहां पर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I1, जो यहां से यहां तक क्या आया, सैचुरेशन ऑफ करंट आया, यानी यहां पर इस I1 इंटेंसिटी पर ये एक सैचुरेशन आ गया करंट के अंदर, क्या आ गया, सैचुरेशन। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी अभी, सैचुरेशन ऑफ करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो I1 इंटेंसिटी पर ये सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका ये रहा। क्लियर। अब बात आती है कि अगर हम I1 इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करें, सेम क्या करके, इंटेंसिटी I2 लेकर,
I2 I3 इस प्रकार इंटेंसिटी लेकर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें तो हम क्या देखते हैं कि सैचुरेशन करंट भी अलग अलग आता है। I2 इंटेंसिटी पर ये सैचुरेशन करंट आएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये I2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। इसी प्रकार I3 इंटेंसिटी ऑफ लाइट ली हमने, तो I3 इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर भी हम देखेंगे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। ये I3। तो अलग अलग इंटेंसिटी पर हमने इसी एक्सपेरिमेंट को सेम स्टेप, भाई I2 डाला, पॉजिटिव रखा, सैचुरेशन ऑफ करंट नोट किया, I2 रखा, नेगेटिव किया, हमने चेक किया। क्लियर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां से आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जब हम इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, तो सैचुरेशन करंट है वो अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग आएगा। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट अलग अलग आएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नोट, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बच्चों जो एक एक लाइन में बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके ऊपर कौन इफेक्ट पड़ता है, सैचुरेशन ऑफ करंट का इफेक्ट पड़ता है। तो ये ग्राफ है पोटेंशियल जो हमने यहां से चेंज किया, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां से सैचुरेशन ऑफ करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए है। क्लियर हो गया। आइए बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो ये इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वहां से 2 पॉइंट, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वहां से 2 पॉइंट निकल के सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बच्चों इसको हम फिक्स कर देंगे। तो इसका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। तो अब जैसे ही हमने पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ा था, तो यहां से हम क्या करते हैं फिर से कि जो ए प्लेट है इसको हमने किससे जोड़ा गया था, पॉजिटिव से। ये सी प्लेट किससे थी, नेगेटिव से, इनिशियल स्टेज में। फिर चलते हैं, तो यहां से μ1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल ली हमने। क्लियर। हमने स्टडी किया, यहां पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो सैचुरेशन ऑफ करंट है, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, μ1 डाली, फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर देखा गया, लेकिन यहां पर जो सैचुरेशन ऑफ करंट, यहां से पोटेंशियल बढ़ा, इंक्रीज किया, सैचुरेशन करंट के बारे में स्टडी किया। इसी प्रकार फिर से हम यहां पर क्या करेंगे, पोलरिटी को रिवर्स करेंगे, यानी इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स करेंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर डालेंगे, तो यहां पर क्या निकल के आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब पोलरिटी रिवर्स करते हैं तो क्या आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिला कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके ऊपर कोई, यानी इसकी वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर जो सैचुरेशन ऑफ करंट है, सैचुरेशन ऑफ करंट या सैचुरेशन करंट इसको हम बोल सकते हैं, सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये 2 पॉइंट थे हमारे पास। जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल वही रिपीट करना है, केवल यहां पर क्या करना है, अब पोटेंशियल सेम वही चेंजेस करना है, पोलरिटी रिवर्स है और सेम में रखना है, और स्टडी करना है सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो मैंने अभी आपको बताया वो इंटेंसिटी को लेकर किया था, यहां पर हम फ्रीक्वेंसी को लेकर करेंगे। क्लियर। तो क्या देखने को मिला कि सैचुरेशन ऑफ करंट है ना, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। तो यहां से ग्राफिकली स्टडी करें हम किसके बारे में,
फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में यहां से हम स्टडी करें तो यही आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये किसके लिए है, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल है ये V, यहीं से चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को μ1 लेनी है, फिर μ2 μ3, जैसे I इंटेंसिटी ली थी, क्लियर, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां से हमने क्या देखा कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, μ1 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर ये आपके पास ग्राफ इस प्रकार आएगा, यहां पर आपके पास क्या है, μ1 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्लियर, ये आपके पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0। अब हमने यहां से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो क्या देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा लेकिन सैचुरेशन ऑफ करंट सेम आएगा। इसी प्रकार थर्ड की फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग आएगा लेकिन सैचुरेशन करंट है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये μ1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, ये μ2 फ्रीक्वेंसी, ये μ3। तो क्या देखा कि जब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सैचुरेशन ऑफ करंट है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, सैचुरेशन करंट, ये क्या है, सैचुरेशन करंट, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सैचुरेशन करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो फ्रीक्वेंसी देखिए, इंटेंस यहां पर हमने क्या डाली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या इंक्रीज होती है, एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर वो क्या होती है, इंक्रीज। इसलिए अब आप देखें कि μ1 फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, क्लियर, μ2 की डालेंगे तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए वो अलग अलग होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी सेम नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि EV0 के बराबर होती है, क्लियर। इसको EV0 के लिए से लिखा जाता है। और वैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, क्लियर। तो एनर्जी बढ़ती है फ्रीक्वेंसी से, इंटेंसिटी से क्या बढ़ता है, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो इंटेंसिटी से क्या इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, क्लियर। वो सैचुरेशन ऑफ करंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, कौन, फ्रीक्वेंसी, क्लियर। तो ये हमने 3 ग्राफ्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनों के बारे में डिस्कस किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया हमने यहां पर। और बच्चों सभी जो मेटल हैं अलग अलग, उनके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होती है, अलग अलग, सेम नहीं होती है, क्लियर। तो ये ग्राफ था और ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।